हैरी पॉटर और फिलॉसफर स्टोन। आज प्रस्तुत है इस उपन्यास का तीसरा अध्याय, गुमनाम चिट्ठियां। ब्राजीलियन सांप के निकल भागने के कारण हैरी को अब तक की सबसे लंबी सजा मिली। उसे अलमारी से जब बाहर आने की छूट दी गई तो गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी। डडली अपना नया वीडियो कैमरा तोड़ चुका था, रिमोट कंट्रोल वाले हवाई जहाज को चकनाचूर कर चुका था और पहली बार रेसिंग बाइक चलाते समय बूढ़ी मिसेज फिक को तब टक्कर मारी थी जब वो बैसाखियों के सहारे प्रिवेट ड्राइव की सड़क पार कर रही थी। हैरी खुश था कि स्कूल बंद हो गया, पर डडली गैंग से बचने का कोई उपाय नहीं था क्योंकि वे रोज घर आ धमकते। पियर्स, डैनिस, मेलकम और गार्डन सबके सब मोटे और मूर्ख थे, परंतु डडली उनमें सबसे मोटा और सबसे मूर्ख था, इसलिए उनका लीडर भी था। बाकी सब खुशी खुशी डडली के खेल हैरी का शिकार में शामिल हो जाते। इस वजह से हैरी ज्यादातर समय घर से बाहर रहना पसंद करता, यहाँ वहाँ भटकते हुए। जब वो स्कूल की छुट्टियां खत्म होने के बारे में सोचता तो आशा की हल्की सी किरण नजर आती। जब सितंबर आएगा तो वो हाई स्कूल में जाएगा। जीवन में पहली बार डडली के साथ नहीं पढ़ेगा। डडली को वर्नन अंकल के पुराने स्कूल भेज दिया जाएगा जहाँ पियर्स पॉलकिस भी जा रहा है। दूसरी तरफ हैरी एक सरकारी स्कूल स्टोनवॉल जाने वाला था जिसका डडली मजाक उड़ाता रहता। स्टोनवॉल में पहले दिन बच्चों का सिर टॉयलेट के अंदर डालते हैं, उसने हैरी से कहा। चाहो तो ऊपर आकर प्रैक्टिस कर लो। नहीं धन्यवाद, हैरी ने कहा। जुलाई में पिटूनिया आंटी डडली को एक दिन लंदन लेके गईं क्योंकि डडली के लिए उन्हें यूनिफॉर्म खरीदनी थी। हैरी को मिसेस फिग के यहाँ छोड़ गईं। आज मिसेस फिग का व्यवहार पहले जितना बुरा नहीं था। बाद में हैरी को पता चला कि वो अपनी पालतू बिल्लियों में से एक के कारण गिर गई थी, जिससे उनकी टांग टूट गई थी और शायद इसलिए अब मिसेस फिग को बिल्लियों से पहले जितना प्रेम नहीं था। उन्होंने हैरी को टेलीविजन देखने दिया और थोड़ा सा चॉकलेट केक भी दिया। उस शाम डडली ने अपनी नई चमचमाती यूनिफॉर्म में पूरे परिवार के सामने ड्राइंग रूम में परेड की। स्मेल्टिंग्स में मेहरून रंग का लंबा कोट, नारंगी नेकर और बोटर्स नाम के स्ट्रॉ हैट्स पहनते थे। वे गांठदार छड़ी भी रखते थे और टीचर्स की आंख बचाकर उससे एक दूसरे को मारते थे। ऐसा लगता था जैसे बाद के जीवन के लिए ये एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी। जब वर्नन अंकल ने डडली की नई यूनिफॉर्म देखी तो भरी आवाज में बोले, ये जीवन का सबसे गौरवशाली पल है। पिटूनिया आंटी की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। वो कहने लगी, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि उनका छोटा सा डडली बेटू है जो इतना सुंदर और बड़ा दिख रहा है। हैरी की बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे हंसी रोकने की कोशिश में उसकी दो पसलियां पहले ही टूट चुकी हैं। अगली सुबह जब हैरी नाश्ता करने गया तो किचन में भयानक बदबू थी। ऐसा लग रहा था जैसे बदबू से लोहे के बड़े टब से आ रही थी। उसने झांक कर देखा, टब में गंदे कपड़े भरे थे जो भूरे पानी में तैर रहे थे। ये क्या है? उसने पिटूनिया आंटी से पूछा। तुम्हारी नई स्कूल यूनिफॉर्म, उन्होंने कहा। हैरी ने एक बार फिर टब में देखा। उसने कहा, मुझे पता नहीं था उसका इतना गीला होना जरूरी है। बेवकूफ हो क्या? पिटूनिया आंटी ने तमतमाते हुए कहा। मैं तुम्हारे लिए डडली के पुराने कपड़े भूरे रंग में रंग रही हूँ। जब काम पूरा हो जाएगा तो यूनिफॉर्म भी बाकी बच्चों जैसी ही दिखेगी। हैरी को संदेह था पर बहस करने का कोई फायदा नहीं था। वो टेबल पर बैठ गया। उसने कोशिश की कि इस बारे में न सोचे। डडली और वर्नन अंकल अंदर आए। हैरी की नई यूनिफॉर्म की बदबू के कारण दोनों की नाक सिकुड़ गई। वर्नन अंकल ने अपना अखबार खोला और डडली अपनी स्मेल्टिंग्स की छड़ी से टेबल पर टक टक करने लगा। तभी उन्हें लेटर बॉक्स खुलने की आवाज सुनाई दी। फिर फर्श पर चिट्ठियां गिरने की आवाज आई। चिट्ठियां लाओ डडली, वर्नन अंकल ने अखबार के पीछे कहा। हैरी से कहो ना, हैरी चिट्ठियां लाओ। डडली से कहिए ना। डडली अपनी स्मेल्टिंग्स की छड़ी से चुभाओ। अपने आप को स्मेल्टिंग्स की छड़ी से बचाते हुए हैरी चिट्ठियां लाने चला गया। फर्श पर 3 चिट्ठियां थीं। वर्नन अंकल की बहन मार्च का पोस्ट कार्ड जो ऑयल ऑफ वाइट पर छुट्टियां मना रही थी, एक भूरा लिफाफा, शायद कोई बिल था, और एक चिट्ठी हैरी के नाम। हैरी ने चिट्ठी उठाई, उसे गौर से देखा। उसका दिल किसी बड़े तरह उछल गया। जिंदगी में किसी ने भी कभी भी उसे चिट्ठी नहीं लिखी। न दोस्त थे न रिश्तेदार। वो किसी लाइब्रेरी का मेंबर भी नहीं था, इसलिए उसे किताबें लौटाने के बारे में अपमानजनक पत्र नहीं मिलते थे। बहरहाल एक चिट्ठी थी जिसमें पता लिखा था, मिस्टर एच पॉटर, सीढ़ियों के नीचे वाली अलमारी, 4 प्रिवेट ड्राइव, डिटेल विंग। लिफाफा मोटा और भारी था
पीले चमड़े के कागज से बना था। उस पर हरी स्याही से पता लिखा था। लिफाफे पर टिकट नहीं था। लिफाफे को पलटते समय उसके हाथ कांपने लगे। हैरी ने देखा लिफाफे के पीछे जामुनी मोहर लगी है। उस पर एक मोनो बना था। मोनो में एक शेर, एक चील, एक बिज्जू और एक सांप थे। बीच में बड़ा सा एच लिखा था। जल्दी करो लड़के, वर्नन अंकल किचन से चीखे। तुम क्या कर रहे हो? कहीं चिट्ठी में रखे बम की जांच तो नहीं करने लगे? वे अपने बनाए मजाक पर खुद ही हंस पड़े। हैरी किचन में वापस आया, अब भी अपनी चिट्ठी को घूर रहा था। उसे वर्नन अंकल को बिल और पोस्ट कार्ड दे दिया, फिर धीरे से पीला लिफाफा खोलने लगा। वर्नन अंकल ने बिल वाला लिफाफा खोला, उसे नफरत से पढ़ा और फिर पोस्ट कार्ड पर निगाह डाली। मार्स बीमार है, उन्होंने पिटूनिया आंटी को बताया। उसने बासी मछली खा ली थी। डैड, डडली अचानक चिल्लाया। डैड, कुछ है? हैरी इस समय अपनी चिट्ठियां खोलने ही वाला था, जो लिफाफे की तरह ही चमड़े के भारी कागज पर लिखी थी, परंतु वर्नन अंकल ने उसके हाथ से चिट्ठी छीन ली। ये चिट्ठी मेरी है, हैरी ने कहा और उसे वापस छीनने की कोशिश की। तुझे चिट्ठी कौन लिखेगा? वर्नन अंकल ने ताना मारते हुए कहा। उन्होंने एक हाथ से चिट्ठी खोली, उस पर नजर दौड़ाई। ट्रैफिक लाइट्स जितनी तेजी से रंग बदलती है, उतनी ज्यादा तेजी से उनका चेहरा लाल से हरा हो गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ समय के लिए उनका चेहरा बासी दलिए की तरह भूरा और सफेद हो गया। पिटूनिया, वो हांफते हुए बोले। डडली चिट्ठी छीनने की कोशिश कर रहा था ताकि पढ़ सके, पर वर्नन अंकल ने चिट्ठी इतनी ऊंची पकड़ ली कि उसकी पहुंच से दूर थी। पिटूनिया ने उत्सुकतावश चिट्ठी ली और पहली लाइन पढ़ी। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि वो बेहोश होने वाली हैं। गला पकड़ लिया और दम घुटने जैसी आवाज निकाली। वर्नन, हे भगवान। वे एक दूसरे की तरफ देखते रहे। वो भूल गए कि हैरी और डडली उसी कमरे में हैं। डडली को ये सहन करने की आदत नहीं थी कि उस पर ध्यान न दिया जाए। उसने अपनी स्मेल्टिंग्स की छड़ी अपने डैडी के सिर पर खट से मारी। मैं उस चिट्ठी को पढ़ना चाहता हूँ, वो जोर से चिल्लाया। हैरी ने बौखलाते हुए कहा, मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ, ये मेरी चिट्ठी है, दोनों बाहर निकल जाओ। वर्नन अंकल ने चिट्ठी को लिफाफे में ठूसते हुए कहा। हैरी हिला भी नहीं। मुझे मेरी चिट्ठी चाहिए, वो चिल्लाया। मुझे चिट्ठी पढ़ने दो, डडली चीख रहा था। बाहर, वर्नन अंकल गरजे। इसके बाद उन्होंने हैरी और डडली की गर्दन पकड़ी और हॉल में फेंक दिया। किचन का दरवाजा धड़ाम से बंद कर लिया। हैरी और डडली में तत्काल एक जोरदार पर खामोश लड़ाई होने लगी कि चाबी के छेद में से कौन सुनेगा। डडली इस लड़ाई में जीत गया, इसलिए हैरी, जिसके एक कान पर उसका चश्मा लटक रहा था, पेट के बल लेटकर दरार में से सुनने लगा, जो दरवाजे और फर्श के बीच थी। वर्नन, पिटूनिया अपनी कांपती आवाज में कह रही थी, पता देखो, उन्हें कैसे मालूम कि वो कहाँ सोता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो घर पर नजर रखे हो? नजर रख रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। वर्नन अंकल बहुत परेशान आवाज में बोले। पर वर्नन, हम क्या करें? इसका जवाब दें, ये कह दें कि हम नहीं चाहते। हैरी को दिख रहा था वर्नन अंकल के काले चमकते जूते किचन में इधर से उधर आ जा रहे थे। नहीं, उन्होंने फैसला किया, हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। अगर उन्हें कोई जवाब नहीं मिलेगा, हाँ, ये सबसे अच्छा तरीका है, हम कुछ नहीं करेंगे। मैं अपने घर में उस तरह की कोई चीज नहीं चाहता पिटूनिया। जब हमने उसे घर में रखा था तो क्या हमने उस वक्त कसम नहीं खाई थी कि हम इस बेवकूफी को बंद कर देंगे? उस शाम को ऑफिस से लौटने के बाद वर्नन अंकल ने एक ऐसा काम किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। वे हैरी से अलमारी में मिलने गए। जैसे ही वर्नन अंकल दरवाजे में जैसे तैसे घुसे होंगे, हैरी ने पूछा, मुझे किसने चिट्ठी लिखी है? किसी ने नहीं, उस पर गलती से तुम्हारा नाम लिखा हुआ था। वर्नन अंकल ने रूखेपन से कहा, मैंने चिट्ठी जला दी है। कहीं कोई गलती नहीं थी, उस पर मेरी अलमारी का पता लिखा हुआ था। चुप रहो, वर्नन अंकल इतनी जोर से चीखे कि छत से 2 मकड़ियां नीचे गिर पड़ी। सांस लेने के बाद वर्नन अंकल ने अपने चेहरे को मुस्कुराने के लिए मजबूर किया, जो बहुत कष्ट में दिख रहा था। अच्छा हाँ हैरी, इस अलमारी के बारे में तुम्हारी पिटूनिया आंटी और मैं सोच रहे थे कि तुम्हारे हिसाब से अलमारी छोटी हो गई है। डडली के दूसरे बेडरूम में तुम रहने लगे। क्यों? हैरी ने कहा। सवाल मत पूछो, वर्नन अंकल ने गुर्राते हुए। अपना सामान ऊपर ले जाओ अभी। डर्सली परिवार में 4 बेडरूम थे, एक वर्नन अंकल पिटूनिया आंटी का, दूसरा मेहमानों का, तीसरा जिसमें डडली सोता था, और चौथा जहां डडली अपने खिलौने और सारी चीजें रखता था जो उसके बेडरूम में नहीं समाती थी। हैरी को अपना पूरा सामान अलमारी से तक ले जाने के लिए सिर्फ एक ही चक्कर लगाना था। वो बिस्तर पर बैठा था, उसने अपने चारों तरफ ध्यान से देखा। यहाँ रखी हर चीज लगभग टूटी फूटी थी। 1 महीने पुराना वीडियो कैमरा उस छोटे सही सलामत टैंक के ऊपर पड़ा था, जिसे एक बार डडली ने अपने पड़ोसी के कुत्ते के ऊपर चढ़ा दिया था। कोने में डडली का पहला टेलीविजन रखा था, जिसे उसने उस दिन लात मारकर तोड़ दिया था।
जिस दिन उसका मनपसंद सीरियल नहीं आया था। पक्षी रखने का एक बड़ा पिंजरा भी था जिसमें कभी एक तोता रहता था। ऐसी बहुत सी चीजें। मैं नहीं चाहता कि वो वहाँ रहे, मुझे वो कमरा चाहिए, उसे वहाँ से बाहर निकालो। हैरी ने आह भरी और बिस्तर पर लेट गया। कल तक यहाँ रहने के लिए वो सब कुछ दे सकता था, पर आज वो बिना चिट्ठी इस कमरे में आने की बजाय चिट्ठी के साथ उस अलमारी में वापस जाने के लिए तैयार था। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर सब चुप थे। डडली सदमे में था। वो चीखा था, चिल्लाया था, बीमारी का नाटक किया, माँ को लाते मारी, ग्रीन हाउस की छत से को फेंक दिया। इसके बाद भी उसे अपना कमरा वापस नहीं मिला। हैरी ये सोचकर दुखी हो रहा था कि उसने हॉल में ही अपनी चिट्ठी पढ़ ली होती। इस बार वो ऐसा इंतजाम कर लेगा ताकि वो उस चिट्ठी तक पहुंचने में सफल हो जाए। उसके दिमाग में एक योजना थी। अगली सुबह 6 बजे सुधरी हुई अलार्म घड़ी की घंटी बजी। हैरी ने लपक कर उसे बंद किया। चुपचाप कपड़े पहने। वो डजली परिवार को जगाना नहीं चाहता था। वो प्रिवेट डाइव के कोने में पोस्टमैन का इंतजार करने लगा ताकि नंबर 4 की चिट्ठियां सबसे पहले उसके हाथ में आएं। अंधेरे हॉल से बाहर के दरवाजे की तरफ रेंगते समय उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हैरी हवा में उछल पड़ा। वो फर्श पर पड़ी किसी मोटी और गिलगिली चीज पर चढ़ गया था, किसी जिंदा चीज पर। ऊपर की मंजिल की बत्तियां खट्ट से जली। हैरी ये देखकर आतंकित हो गया कि जिस चीज पर वो चढ़ा था वो वर्नन अंकल का चेहरा था। वर्नन अंकल स्लीपिंग बैग में सामने वाले दरवाजे से टिक कर सो रहे थे। तो ये बात तय थी कि वो इंतजाम करना चाहते थे कि हैरी वो काम न कर पाए जिसे करने की वो कोशिश कर रहा था। पहले आधे घंटे तक वो हैरी को डांटते रहे, फिर उसे एक कप चाय बनाकर लाने की। हैरी पैर पटकते हुए दुखी मन से किचन में गया। लौट कर आया तो डाक आ चुकी थी। वर्नन अंकल की गोद में पड़ी थी। 3 चिट्ठियों पर हरी स्याही से पता लिखा था। वर्नन अंकल उसकी आंखों के सामने चिट्ठियां फाड़ रहे थे। वर्नन अंकल उस दिन ऑफिस नहीं गए, घर पर ही रहे। कील ठोक कर लेटर बॉक्स बंद कर दिया। देखो, मुंह में कीलें भरी होने के बावजूद वो पिटूनिया आंटी को समझा रहे थे, जब वो लोग चिट्ठियां नहीं पहुंचा पाएंगे तो हार मान लेंगे। वर्नन, वे लोग तुम्हारी और मेरी तरह थोड़ी सोचते हैं। उनके सोचने का ढंग अजीब होता है। वर्नन अंकल ने कहा। शुक्रवार को 12 चिट्ठियां आ गईं। जब चिट्ठियां लेटर बॉक्स में अंदर नहीं गईं तो दरवाजे के नीचे से सरकाकर उन्हें अंदर डाला गया। कुछ चिट्ठियों को किनारे की दरारों से, कुछ को नीचे वाले बाथरूम के रोशनदान से। सारी चिट्ठियां जलाने के बाद वर्नन अंकल ने हथौड़ी और कीलें उठाई, पिछले दरवाजों की दरारें बंद की। अब कोई अंदर तो क्या बाहर भी नहीं जा सकता था। काम करते करते वो टिपटू थ्रू द ट्यूलिप्स गुनगुना रहे थे और जरा जरा सी आवाज पर चौंक जाते। शनिवार को स्थिति नियंत्रण के बाहर थी। हैरी के नाम 24 चिट्ठियां घर के अंदर घुस आईं, जो 2 दर्जन अंडों के भीतर एक एक करके मोड़ी और छुपाई गई थी। दूध वाला बहुत परेशान दिख रहा था। ये अंडे ड्राइंग रूम की खिड़की से पिटूनिया आंटी को दिए थे। वर्नन अंकल गुस्से से पागल होकर पोस्ट ऑफिस और डेयरी में फोन लगा रहे थे ताकि कोई सही आदमी मिल जाए जिससे वो शिकायत कर सके। आखिर कौन है दुनिया में ऐसा जो तुमसे कुछ कहने के लिए छटपटा रहा है? डडली ने हैरी से आश्चर्य से पूछा। रविवार की सुबह वर्नन अंकल थक चुके थे, बीमार दिख रहे थे, पर खुश थे। इतवार को डाक नहीं आती। जब वे बोल रहे थे कि किचन की चिमनी से कोई बड़ी चीज सरसराती हुई नीचे उतरी, उनके सिर के पिछले हिस्से पर चटाक से पड़ी। अगले ही पल अंगीठी से 30 या 40 चिट्ठियां गोली की तरह बरसने लगी। सभी ने अपने सिर झुका लिए, परंतु चिट्ठी पकड़ने के लिए हैरी हवा में उछला। बाहर जाओ, बाहर जाओ! वर्नन अंकल ने हैरी को कमर से पकड़ा और बाहर हॉल में फेंक दिया। पिटूनिया आंटी और डडली जब अपने चेहरों पर हाथ रखकर निकल गए, वर्नन अंकल ने दरवाजा धड़ाम से बंद किया। दरवाजा बंद होने के बाद भी वो सुन सकते थे कि चिट्ठियां कमरे में तैरती हुई घूम रही हैं, दीवारों से और फर्श से टकरा रही हैं। बहुत हो गया, वर्नन अंकल ने कहा, पर बोलते समय अपनी मूंछों के बाल लगातार उखाड़ते जा रहे थे। 5 मिनट में तुम सब चलने के लिए तैयार हो जाओ। हम लोग यहाँ से कुछ दूर जा रहे हैं। कपड़े पैक कर लो। अपनी आधी मूंछ के बिना वे इतने खतरनाक दिख रहे थे कि उनसे बहस करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। 10 मिनट बाद वे लोग कीलों से बंद दरवाजों को झटके से खींचते हुए कार में बैठे। कार हाईवे पर हवा से बातें करने लगी। डडली पिछली सीट पर बैठा सुबक रहा था। उसके डैडी ने उसे सिर पर मार दिया था क्योंकि उसे अपना टेलीविजन, वीसीआर और कंप्यूटर को उस बैग में पैक करने में ज्यादा समय लग रहा था। उनकी कार और चलती ही रही। पिटूनिया आंटी भी पूछने में डर रही थी कि वे जा कहाँ रहे। बीच बीच में वर्नन अंकल झटके से गाड़ी मोड़ लेते, विपरीत दिशा में चलने लगते। वे जब झटके से गाड़ी मोड़ते वे ये शब्द बुदबुदाते, पीछा करने वाले अब क्या करोगे, पीछा करने वालों
अब क्या करोगे? दिन भर हो गया परंतु खाने पीने को नहीं रुके। रात तक डडली दुखी होकर चिंघाड़ने लगा। जिंदगी में उसका दिन इससे पहले इतना बुरा कभी नहीं गुजरा था। वो भूखा था। उसके मनपसंद टेलीविजन सीरियल छूट गए थे। यही नहीं, वो अपने कंप्यूटर पर किसी दुश्मन को मारे बिना इतने समय तक कभी नहीं रहा। वर्नन अंकल एक गंदे से होटल के सामने रुके जो एक बड़े शहर के बाहरी हिस्से में था। डडली और हैरी इसी कमरे में सोए जिसमें एक डबल बेड था। सीली हुई गंदी चादरें थीं। डडली खर्राटे भरने लगा पर हैरी जागता रहा और कारों की रोशनियां देखता रहा। अगले दिन नाश्ते में उन्होंने बासी कॉर्नफ्लेक्स, ठंडे डब्बा बंद टमाटर के साथ टोस्ट खाए। नाश्ता खत्म किया तभी होटल की मालकिन उनकी टेबल पर आई। माफ कीजिए परंतु आप में से क्या कोई मिस्टर एच पॉटर है? मेरे पास रिसेप्शन में इस तरह की 100 चिट्ठियां आई हुई हैं। एक चिट्ठी दिखाई। हरी स्याही में पता था मिस्टर एच पॉटर, कमरा नंबर 17, रेल व्यू होटल, कोकवर्थ। हैरी चिट्ठी पर झपटना चाहता था परंतु वर्नन अंकल ने उसके बड़े हुए हाथ को हटाकर एक तरफ कर दिया। मैं उन्हें ले लेता हूँ। वर्नन अंकल खड़े हुए और उनके पीछे पीछे डाइनिंग रूम के बाहर निकल कर चले गए। डियर, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम घर लौट चले? पिटूनिया आंटी ने कई घंटे बाद डरते डरते सुझाव दिया परंतु उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वर्नन अंकल ने उनकी बात नहीं सुनी। वर्नन अंकल उन्हें कार से जंगल के बीचों बीच ले गए। वहाँ कार से बाहर निकले, चारों तरफ देखा, कार में बैठे और फिर चल पड़े। डैडी पागल हो गए हैं, है ना? डडली ने पिटूनिया आंटी से हमको ढीली आवाज में पूछा। को समुद्र के किनारे पार्क करके उन सभी को उसके अंदर लॉक करके कहीं चले गए। बारिश होने लगी। बड़ी बड़ी बूंदें कार की छत पर शोर मचाने लगी। डडली झींक रहा था। आज सोमवार है, आज द ग्रेट हम्बार्टो, आज रात आने वाला है। मैं किसी ऐसी जगह पर रहना चाहता हूँ जहाँ टेलीविजन हो। सोमवार? ये सुनकर हैरी को याद आया आज सोमवार था, यानी कल मंगलवार है, हैरी का 11वां जन्मदिन। जाहिर है उसका बर्थडे कोई खास खुशी का मौका नहीं था। पिछले 7 डजले परिवार ने उसे कोट टांगने वाला हैंगर दिया था और वर्नन अंकल ने एक जोड़ी पुराने मोजे। वर्नन अंकल वापस लौट कर आए। वो मुस्कुरा रहे थे। उनके हाथ में एक लंबा पतला पैकेट था और जब पिटूनिया आंटी ने पूछा ये क्या खरीद के लाए हैं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बोले बिल्कुल सही जगह मिल गई है, सब बाहर निकल आओ। वर्नन अंकल समुद्र के काफी भीतर एक बड़ी चट्टान की तरफ इशारा कर रहे थे। एक छोटी सी झोपड़ी थी जिससे बुरी झोपड़ी की कल्पना आप कर नहीं सकते थे। एक बात तय थी कि वहाँ टेलीविजन नहीं था। आज रात के लिए तूफान की भविष्यवाणी की गई थी। वर्नन अंकल ने खुशी से दमकते हुए ताली बजाते हुए कहा, इस भले आदमी ने मेहरबानी करके हमें अपनी नाव उधार दे दी है। बिना दांतों वाला एक बूढ़ा आदमी धीमी गति से उनके पास आया। खाने पीने का सामान मैंने ले लिया है, वर्नन अंकल बोले। सब लोग नाव पर चढ़ जाओ। नाव में उनकी कुल्फी जमने लगी। उन्हें ऐसा लगा जैसे घंटों बाद वो उस चट्टान पर पहुंचे हैं जहां वर्नन अंकल फिसलते और लड़खड़ाते हुए उन्हें टूटी फूटी झोपड़ी तक ले गए। अंदर की हालत बहुत भयानक थी। समुद्री शैवाल की बदबू आ रही थी। लकड़ी की दीवारों के बीच मोटी मोटी दरारों से हवा सीटी बजाते हुए आ रही थी। अंगीठी सीली थी और खाली थी। झोपड़ी में सिर्फ 2 कमरे थे। वर्नन अंकल ने खाने पीने के सामान में 4 केले और सबके लिए आलू की चिप्स का एक पैकेट ही लिया था। आग जलाने की कोशिश की। चिप्स के खाली पैकेट सिर्फ धुआं निकाल कर सिकुड़ गए। ऐसे समय वो चिट्ठियां होती तो मजा आ जाता, है ना? वे खुशी खुशी बोले। वे बहुत अच्छे मूड में थे। जाहिर है सोच रहे थे इस तूफान में उन तक चिट्ठियां पहुंचाने वाला यहाँ कौन आएगा। हैरी मन ही मन इस बात से सहमत था। हालांकि इस विचार से उसे खुशी नहीं हो रही थी। जब रात हुई तो भविष्यवाणी के अनुसार तूफान उनके चारों ओर गरजने लगा। पिटूनिया आंटी को दूसरे कमरे में कुछ सीले हुए कंबल मिल गए। उन्होंने दीमक लगे सोफे पर डडली के लिए बिस्तर लगा दिया। वे और वर्नन अंकल अंदर वाले मोटे पलंग पर सोने चले गए। हैरी को उसके हाल पर छोड़ दिया गया। वो फर्श पर सबसे नरम जगह ढूंढ ले और सबसे पतले और फटे कंबल के नीचे दुबक कर सो जाए। रात गहराने लगी। तूफान गहरा होता चला गया। हैरी सो नहीं सका। कांपता रहा, करवटें बदलता रहा, कोशिश करता रहा आराम मिल जाए, परंतु उसका पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा था। डडली की घड़ी उसकी मोटी कलाई पर सोफे के नीचे लटकी हुई थी और हैरी उसके चमकते डायल को देख रहा था। 10 मिनट बाद वो 11 साल का हो जाएगा। उसका बर्थडे टिक टिक करके करीब आ रहा है। वो सोच रहा था कि चिट्ठी लिखने वाला इस समय कहाँ होगा। 5 मिनट बचे थे। हैरी को बाहर किसी चीज के चरमराने की आवाज आई। उसे डर लगा कि कहीं छत तो टूटकर नहीं गिर रही। हालांकि ऐसा होने में उसे अधिक गर्मी मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं था। 4 मिनट बचे थे। शायद प्रिवेट ड्राइव के घर में अब तक इतनी सारी चिट्ठियां इकट्ठी हो गई होंगी कि जब
वो वापस लौटेंगे तो वो किसी तरह एक चिट्ठी चुराने में सफल होगा। 3 मिनट बचे थे। क्या ये समुद्र की आवाज है जो इतनी बुरी तरह चट्टानों से टकरा रही है? 2 मिनट बचे थे। ये अजीब सी चटकने की आवाज कैसी है? क्या कोई समुद्र में गिर गया? 1 मिनट बचा और फिर वो 11 साल का हो जाएगा। 30 सेकेंड, 20, 10, 9। शायद उसे डडली को उठा देना चाहिए, सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए। 3, 2, 1। भड़ाम! पुरानी झोपड़ी बुरी तरह हिल गई। हैरी उठकर सीधा बैठ गया, दरवाजे को घूरने लगा। कोई बाहर खड़ा था जो अंदर आने के लिए दरवाजा खटखटा रहा। 3रा अध्याय समाप्त होता है। 4थे अध्याय चाबियों का रखवाला के साथ आपसे कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।